और ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जो एक इवैल्यूएटर का माइंडसेट समझने के लिए चाहिए। सो रिसेंटली आई फाइल्ड एन आरटीआई आस्किंग वेदर यूपीएससी हैज़ एनी। इसको थोड़ा सीरियसली लो, कमीशन की गाइडलाइंस को सीरियसली लो। हर साल अगर एग्जामिनर्स बैठ रहे हैं, हर साल वो डिस्कस कर रहे हैं। A lot of candidates are confused about UPSC mains evaluation, largely because key judicial findings are rarely discussed in the classrooms, and in fact बहुत सारे candidates होंगे जो इस judicial finding के बारे में जानते भी नहीं होंगे. So in this video, we'll look at what exactly the Supreme Court and UPSC themselves have officially said about the evaluation process and जो selection process है examiner का, वो सारी details हम इसमें देखेंगे. इसको देखने के लिए एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे जिसमें सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड होंगी, कुछ भी ओपिनियन बेस्ड नहीं होगा कि इवैल्यूएटर्स जो है रैंडमली चेक कर लेते हैं या फिर इवैल्यूएटर्स जो है वो कोई प्रोफेसर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कमीशन ने बोला है, जो जुडिशियल फाइंडिंग्स है, उससे रिलेटेड ही हम सारी बातें करेंगे। बिकॉज़ बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात सुनोगे, तो उनका कहना है कि स्केलिंग की जाती है मेंस में, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न देखोगे, यूपीएससी से जो गाइडलाइंस है, उनकी तरफ से जो चीज़ें निकल के आ रही है, उनको अगर आप देखोगे, उनका क्लियर कट टू कट कहना है कि मॉडरेशन फ़ॉलो किया जाता है और स्केलिंग डिफरेंट है, वो हम फ़ॉलो नहीं करते। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए। या तो वो इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते या फिर वो बताना नहीं चाहते आपको। और ये ऐसा नहीं कि मैं अचानक से कह रहा हूँ, आप एक गूगल सर्च करो और मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल वीडियोज़ उसमें क्लेम करते हुए मिल जाएँगे टीचर्स बिना किसी रिसर्च के। और उनका यही कहना है कि स्केलिंग की जाती है मेंस के पेपर में। और जब आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखोगे, तो उसमें क्लियरली कमीशन ने बोला है कि मॉडरेशन अलग चीज़ है, स्केलिंग अलग चीज़ है, और वो जो नॉर्मलाइज़ेशन वाला पार्ट है, वो हम मेंस में फॉलो नहीं करते। ये कट टू कट लिखा हुआ है, आगे मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं क्या कुछ है इसमें। So recently I filed an RTI asking whether UPSC has any written evaluation guidelines that can be shared publicly. तो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिला है, और अभी हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इवैल्यूएशन गाइडलाइंस की बातें हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं, वेदर मॉडरेशन या फिर जो मार्क्स का स्टैंडर्डाइजेशन है, वो फॉलो किया जाता है या नहीं मेंस के पेपर में। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन पे। इसके अलावा जो इवैल्यूएटर्स हैं, हाउ दे आर सेलेक्टेड एंड द मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ मेंस इवैल्यूएशन, वो सारा कुछ मैंने इसमें पूछा है उनसे। तो ये सब है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है, वेदर आंसर्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और मीडियम्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, और कुछ उसमें पैरिटी होती है या नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने पूछे थे और इसका रिस्पॉन्स मिला है। इसके रिस्पॉन्स में ये उनका रिस्पॉन्स है। यूपीएससी रिप्लाई करता है दैट आई एम नॉट सीकिंग इन्फॉर्मेशन बट आस्किंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन और ओपिनियन। तो ये उनका टेक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे उन्होंने कहा है, फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म दैट नो सच स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक रिकॉर्ड। तो ठीक है, वहाँ पे भी हम एग्री करते हैं। हाउएवर जो इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन और मॉडरेशन से रिलेटेड मैंने उनसे पूछी थी, इट इज़ अवेलेबल थ्रू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसका उन्होंने यहाँ पे नाम मेंशन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रशांत रमेश चक्रवार वर्सेस यूपीएससी, ये केस का मेंशन किया है इन्होंने। और जब इस केस को मैंने देखा, तो उसमें एक्चुअल में बहुत सारी डिटेल्स थी जो पब्लिक डोमेन में उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की गई है। तो हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, यूपीएससी की वेबसाइट पे भी है। और आप एक सिंगल सर्च करोगे प्रशांत रमेश चक्रवार वर्सेस यूपीएससी, तो आपको वो केस की डिटेल्स पब्लिकली मिल जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स तो हम नहीं देखेंगे। हमारे काम की चीज़ क्या है, मेथड ऑफ मॉडरेशन इज अडॉप्टेड बाय कमीशन, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया। और ये जो सारा केस हुआ, वो किस लिए हुआ वो समझ लो। थोड़ा सा एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट दे दूँ आपको। तो जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए ये सारी पिटीशन फाइल हुई। इसके अलावा टू वेरीफाई द जस्टिस ऑफ मॉडरेशन सिस्टम, मॉडरेशन एंड स्केलिंग जो है वो अप्लाई हो रही है, तो वो सिस्टम सही है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है। वो पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। परमिट एप्लीकेंट्स टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन, जो आंसर कॉपीज़ है वो देखने के लिए मिले, ऐसा कुछ भी है इसके अंदर। टू री एग्जामिन एंड री एवेलुएट द आंसर कॉपीज़, तो ऐसा भी है। अगर किसी को लगता है कि इरेगुलरिटी है, तो वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि एक जो हमारे पिटिशनर है, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने 3 प्री का एग्ज़ाम दिया, उनका तीनों प्री क्लियर हुआ 2007, 2008 एंड 2009 में। लेकिन मेंस में उनको सक्सेस नहीं मिली। तो उनको डाउट था कि ये प्रोसेस कैसा है, क्या है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है, अनजस्ट तो नहीं है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है अपने तरफ से रखी थी। इसके रिस्पॉन्स में ये एक रिस्पॉन्स मिला, और इसमें क्या कहना था ट्रिब्यूनल का, आइडेंटिकल एप्लीकेशंस जो है इस तरीके के बहुत देखने को मिले, और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। ये मल्टीपल केसेस जो है उन्होंने मेंशन किया। इसके बाद
रीवैल्यूएशन की अगर बात करोगे तो क्लियरली कहा गया है कि ऐसा कोई रेलिवेंट रूल है नहीं और रीवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, आपको कॉपीज़ नहीं दी जा सकती। मॉडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जा रहा है काफ़ी टाइम से, 1949 से फॉलो किया जा रहा है, ये इन्होंने मेंशन किया है। तो ये ट्रिब्यूनल के एंड से जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आई। यहाँ तक रुके नहीं, फिर उसके बाद और भी जो उसके आगे डेवलपमेंट्स हुई, उसमें क्या फाइंडिंग्स आई, जो मॉडरेशन है और जो स्केलिंग है, मॉडरेशन एंड स्केलिंग ऑफ मार्क्स आर टू डिफरेंट टेक्निक्स। ये दोनों ही डिफरेंट टेक्निक्स है। ये कमीशन डायरेक्टली अपने एंड से कह रहा है कि ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स है फॉर अचीविंग कॉमन स्टैंडर्ड, और जो मार्क्स है उसको असेस करने के लिए टेक्निक्स फॉलो की जाती है। यहाँ पे देखो क्लियरली कमीशन ने बोला है, यूपीएससी डज नॉट अप्लाई द मेथड ऑफ स्केलिंग ऑफ मार्क्स इन इवेलुएटिंग द आंसर शीट्स ऑफ द कैंडिडेट्स पर्टेनिंग टू सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में स्केलिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, मॉडरेशन का प्रोसेस है, उसकी डिटेल्स भी आगे हम कवर करेंगे। सो बिफोर वी लुक इनटू दैट, इन्होंने ये भी बताया कि जो स्केलिंग का पार्ट है वो प्री एग्जामिनेशन में किया जाता है, लेकिन मेंस में स्केलिंग नहीं की जाती। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखोगे, उनकी तरफ से जो आर्टिकल्स हैं, उनकी तरफ से जो वीडियोज़ हैं, उसमें वो डायरेक्टली बोलते हैं कि कमीशन जो है मेंस में भी स्केलिंग करता है, विच इज़ मिसलीडिंग। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अब वो क्या रीज़न है वही जानते होंगे, क्योंकि टीम तो उनके पास भी होगी, बिठा के रिसर्च तो वो भी करते होंगे, या फिर हो सकता है बिना रिसर्च के वीडियोज़ वो बना देते हो। वो जो भी रीज़न है आप समझ सकते हो। फिर इसमें कुछ और डिटेल्स है, ये हमारे उतना कुछ काम की नहीं है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। मैं ये डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो डायरेक्ट आप एक्सेस करके वहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद ये एक पॉइंट है, द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ स्केलिंग ऑफ मार्क्स वाज हेल्ड टू बी आर्बिट्ररी एंड इलीगल बाय सुप्रीम कोर्ट इन संजय सिंह केस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीपीएससी। स्केलिंग ऑफ मार्क्स जो है वो जुडिशियल एग्जामिनेशन में दिखी है, और कौन से एग्जामिनेशन में, यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में दिखी है। वहाँ पे स्केलिंग को आर्बिट्ररी कहा गया, यूपीएससी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमारे काम की इन्फॉर्मेशन क्या है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी टोटल 14 स्ट्रक्चर्ड एग्जाम कराता है, जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और कुछ कन्वेंशनल एग्जाम ये कहता है, जो ऐसे टाइप होते हैं, जो कि हमारा मेंस का पेपर है। वाइल ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट्स आर इवेलुएटेड थ्रू अ स्कैनर एंड कंप्यूटर, कन्वेंशनल आंसर बुक्स आर इवेलुएटेड मैनुअली बाय एग्जामिनर्स। बेसिक सी चीज़ है, सीधी सी बात है कि एग्जामिनर मैनुअली ही तो इवेलुएट करेगा, मशीन कैसे कर सकती है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हैज़ 2 स्टेजेस, ठीक है। वो स्टेजेस है पूरे, कितने लोग रफली जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कितने लोग लिखते हैं, वो सारी डिटेल्स है। फिर यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की डिटेल्स है, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ से हमारे काम की इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फोकस होकर समझो। जनरल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन फॉर कन्वेंशनल डिस्कर्सिव टाइप पेपर्स, यानी कि मेंस पेपर के इवेल्युएशन प्रोसेस को डिस्कस किया जा रहा है। इसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है, हेड एग्जामिनर इज कॉल्ड अर्ली। फिर वो कुछ रैंडम आंसर कॉपीज को इवेलुएट करते हैं। ये होने के बाद एडिशनल एग्जामिनर्स को कॉपीज़ दी जाती है। एडिशनल एग्जामिनर जो है उन कॉपीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। वो होने के बाद हेड एग्जामिनर और एडिशनल एग्जामिनर ये दोनों मिल के पूरे क्वेश्चन पेपर को थोरोली डिस्कस करते हैं। जब वो डिस्कस हो जाता है उसके बाद वो लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, कॉमन इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। अब इसके बीच में एक और प्रोसेस है जिसके अंदर स्क्रूटनी स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। तो जब ये एडिशनल एग्जामिनर्स आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, तो स्क्रूटनी स्टाफ उनकी कॉपीज़ को एरर्स के लिए जो है टोटल करेगा, जो टोटलिंग होती है पूरी एरर्स की, जो अनइवैल्यूएटेड पार्ट्स हैं उसके लिए। तो वो सारा प्रोसेस होगा स्क्रूटनी स्टाफ द्वारा, और हेड एग्जामिनर, एडिशनल एग्जामिनर्स और स्क्रूटनी स्टाफ ये तीनों इन्वॉल्व रहेंगे पूरे प्रोसेस में, जब तक कि कॉमन स्टैंडर्ड सेट नहीं हो जाता। जब वो कॉमन स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एग्जामिनर वो कॉपी को इवैल्यूएट करेगा। इतना लंबा प्रोसेस है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि कुछ एग्जामिनर्स स्ट्रिक्ट होंगे और कुछ लिबरल होंगे। अब जो लिबरल होंगे वो ज़्यादा मार्क्स देंगे, जो स्ट्रिक्ट होंगे वो सेम आंसर के लिए हो सकता है कम मार्क्स दे। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मॉडरेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, और वो क्या प्रोसेस है वो समझिए। ये जो हमने प्रोसेस देखा कि कैसे वो एग्जामिनर्स आ रहे हैं, एडिशनल एग्जामिनर्स और जो हेड एग्जामिनर है, उनको पता नहीं है कौन सी कॉपी वो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। रैंडम कोई भी एक फिक्शियस नंबर उनको दे दिया जा रहा है, फिक्शनल नंबर है, और उस कॉपी को वो लोग इवेलुएट कर रहे हैं। हेड एग्जामिनर भी कर रहा है, मल्टीपल जो एडिशनल एग्जामिनर्स है वो कर रहे हैं। उन दोनों में क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं, फिर स्क्रूटनी स्टाफ क्या उस पे इनपुट दे रहा है, वो सारी चीज़ें फिर बैठ के डिस्कस होती है। फिर एक कॉमन ग्राउंड पे ये लोग आते हैं। वो पूरा मॉडरेशन का प्रोसेस है, जो स्ट्रिक्ट और लिबरल वाला पार्ट है, उस तरीके से वो लोग टैकल कर रहे हैं कि हम एक कॉमन ग्राउंड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसका कोई फिक्स रूल है, ये हर साल हो सकता है कि उस साल कैसा लोगों ने लिखा है, कैसी कॉपीज़ देखने को मिल रही है, उसको देख के वो लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो ये जो इवोल्यूशन है पूरे आंसर राइटिंग के प्रोसेस का, वो भी आपको समझना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग 2020 में काम करती थी, वो 25 में नहीं काम करेगी, वो 26 में नहीं काम करेगी।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आइडियली जब स्टैंडर्ड्स सेट हो जाएँगे, असेसमेंट जब हो जाएगा यूनिफ़ॉर्म, उसको मान लिया जाएगा, तो उसके बाद लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि असेसमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो वैरी कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ामिनर्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कुछ लिबरल हो सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिफ़ॉर्मिटी को इंश्योर कराने के लिए क्या किया जा रहा है, हेड एग्ज़ामिनर जो है, वो री-एग्ज़ामिन कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ ईच एडिशनल एग्ज़ामिनर्स आंसर कॉपीज़। जो सारे एग्ज़ामिनर्स थे, एडिशनल एग्ज़ामिनर्स, उनकी जो कॉपीज़ इवैल्यूएटेड कॉपीज़ थी, उसको हेड एग्ज़ामिनर्स फिर से एक बार री-एग्ज़ामिन कर रहे हैं और वहाँ पे फिर वो अपना इनपुट दे रहे हैं कि कौन-सा स्टैंडर्ड फ़ॉलो किया जाना चाहिए, कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन लिबरल है, और फिर वो लोग वहाँ से असेस करके एग्री कर रहे हैं एक कॉमन स्टैंडर्ड पे। इसके अलावा यहाँ पे देखो मेंशन किया है, द क्वांटम ऑफ मॉडरेशन टू बी अप्लाइड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ऑन द रिमेनिंग आंसर बुक्स इवैल्यूएटेड बाय द एडिशनल एग्जामिनर आर डिटरमाइंड। अब यहाँ से डिटरमाइन किया जाएगा कि जो एडिशनल एग्जामिनर्स ने अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी उन्होंने किया हो, कोई जो है कम मार्क्स देगा, कोई ज़्यादा देगा। तो उसको यहाँ से डिसाइड किया जा रहा है कि आगे की जो कॉपीज़ होंगी, उसमें कैसे आप करोगे। तो ये सारा कुछ डिसाइड होने के बाद वो लोग इवैल्यूएशन चालू करेंगे। कुछ अगर एक्सट्रीम केसेस हैं, जहाँ पे मार्किंग जो है एडिशनल एग्जामिनर्स के द्वारा क्या लग रहा है आपको कि इरेटिक है और हेड एग्जामिनर्स चेक कर रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे फिर से उसको री एग्जामिन किया जाएगा बाय आइदर द हेड एग्जामिनर और बाय अनदर एडिशनल एग्जामिनर हुज स्टैंडर्ड्स आर सीन टू मैच दोज ऑफ द हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर या तो कर देगा तो वो बहुत बढ़िया है, अगर वो फ्री नहीं है तो एडिशनल एग्जामिनर कर देगा, और वो एडिशनल एग्जामिनर कौन सा होगा, जो इस हेड एग्जामिनर से मैच करता होगा, यानी कि जिसका जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, वो हेड एग्जामिनर से मैच करता हो। ये कब होगा? ये एक्सट्रीम केसेस में होगा, जहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने अच्छे से इवैल्यूएट नहीं किया या फिर उसका प्रोसेस ठीक नहीं है। तो ये प्रोसेस है, इतना डिटेल में किया जाएगा इसको। देखो इस पे ओपिनियन लोग दे सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि इतना कुछ फॉलो नहीं किया जाता और रफली जो है आंसर कॉपीज़ इवैल्यूएट कर दी जाएँगी। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर कमीशन ऐसा कह रहा है कि हम इस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हमें वो मानना पड़ेगा। क्योंकि इतना ट्रस्ट हमें है कमीशन पे कि अगर वो गाइडलाइंस कुछ दे रहे हैं, कुछ उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है, तो हम उस पे ट्रस्ट रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, तो इस पे तो हम सीधी-सी बात है कि ट्रस्ट करेंगे। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी ऐसे एजुकेटर की बात सुनने के बजाय हम इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जो एक इवैल्यूएटर का माइंडसेट समझने के लिए चाहिए। तो इसमें फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, फिक्शियस कोड दिया जाएगा ताकि वो रोल नंबर वगैरह पता ना लगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड है। ये जो टोटल 110 ऑप्शनल पेपर्स हैं, उसमें से 4 ऑप्शनल पेपर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। डिफरेंस इन स्कोप एंड कवरेज को फोकस किया जाएगा। उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह सारा कुछ कवर किया जाएगा, और वहाँ से फिर ये डिसाइड किया जाएगा किस सब्जेक्ट में जो है कि मॉडरेशन कैसा रखना है, फिर वो डिसाइड करेंगे। ये किसके लिए होगा? ये ऑप्शनल पेपर्स के लिए होगा। जीएस पेपर का हमने देख लिया, जहाँ पे हेड एग्जामिनर, एडिशनल एग्जामिनर और स्क्रूटनी स्टाफ इन्वॉल्व था। ऑप्शनल पेपर में पहले ये 4 ऑप्शनल्स के पेपर को कलेक्ट किया जाएगा, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और उस मीटिंग में जो भी उनका आउटकम आता है, उसको वो फॉलो करेंगे। तो ये था ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड। यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एट दिस स्टेज टू ओनली स्टैटिस्टिक्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन विथ फुल एनोनिमिटी एज रिगार्ड्स कैंडिडेट्स डिटेल्स। कमीशन बार बार आपसे कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स को ही फोकस किया जा रहा है, ये प्रोसेस अनसाइंटिफिक नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, तो आप उसको ट्रस्ट करो। कमीशन अगर ऐसा कर रहा है तो उसको ट्रस्ट करो कि ठीक है, इन्होंने इस तरीके का एक सेटअप बना के रखा है जहाँ पे साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद कुछ मॉडरेशन से रिलेटेड और डिटेल्स है। फिर फाइनल पेपर वाइज जो अवार्ड्स दिए जाएँगे, जो मार्क्स दिए जाएँगे, उसको ही कंसीडर किया जाएगा कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, आफ्टर डिकोडिंग ऑफ द रिलेवेंट फिक्शियस नंबर। वो जो कॉपीज़ पे फिक्शियस नंबर लिख दिया गया, जब वो फाइनल इवैल्यूएट हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर ने भी कर लिया, एडिशनल एग्जामिनर ने भी कर लिया, स्क्रूटनी स्टाफ की अगर रिक्वायरमेंट है उन्होंने भी कर लिया, सभी ने जब कर लिया अपना प्रोसेस, उसके बाद जो फाइनल अवार्ड्स मिले, फाइनल मार्क्स मिले, उसको कंसीडर किया जाएगा और फिर वो फिक्शियस नंबर को डिकोड किया जाएगा और जो आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट है, उसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है मॉडरेशन का, ये पूरा प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, इस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है। इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि ये जो प्रॉब्लम है आंसर बुकलेट्स को दिखाने की, वो क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इंटरमीडिएट स्टेज को भी ये रिवील कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। उस पे क्या हो सकता है कि किसी लिबरल एग्जामिनर ने आपको कुछ 250 में से कह लेते हैं कि 150 मार्क्स दे दिए। लेकिन जब मॉडरेशन किया जा रहा है तो समझ आ रहा है कि ये एग्जामिनर ने ही बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिए। तो फाइनल जो आउटकम रहेगा, फाइनल जो आपका इवैल्यूएशन रहेगा, उसमें हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपके कम हो जाए, जब हेड एग्जामिनर या फिर एडिशनल एग्जामिनर उसको इवैल्यूएट करेंगे तो। तो उस केस में जो है आपकी आंसर बुक्स आपको रिवील नहीं की जाती, ये कमीशन का कहना है। और उसके अलावा जो इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम को भी मेंटेन करना है।
इसके बाद यहाँ पे वो सारी डिटेल्स है जो इसके पहले हमने डिस्कस की कि मल्टीपल स्टेजेस हैं, सेवरल स्टेजेस है जहाँ पे हेड एग्जामिनर है, एडिशनल एग्जामिनर है और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो टोटल जो एरर है उसको कंसिडर किया जा रहा है, जो मॉडरेशन है उसको कंसिडर किया जा रहा है और उसके बाद फाइनल मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो वो प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारी चीज़ें इसकी वजह से भी हम कॉपीज़ को रिवील नहीं करते। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। विद द डिस्क्लोजर ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, द डेंजर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कलेक्टिंग कॉपीज of these from candidates after perhaps encouraging inducing them to apply for copies of their answer books under the RTI Act is real with all its attendant implications। जो implications हमने पहले देखे इंटीग्रिटी वगैरह वाले, उसका भी डेंजर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो कलेक्ट करना चालू कर देंगे कॉपीज़ को और फिर अपने हिसाब से वो जजमेंट लगाना चालू कर देंगे। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है, कमीशन की तरफ से मेंशन की गई है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं मतलब आप कमीशन को ब्लेम नहीं कर सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। कोई इंटरव्यू के लिए सिर्फ गया है, 3-4 इंटरव्यू शायद उसने दिए होंगे हार्डली, उसका जो फ़ोटो लगा देते हैं अपने रिजल्ट में। किसी ने गलती से उनके पोर्टल पे कुछ लॉगिन कर लिया, उसकी फ़ोटो लगा देंगे कि ये हमारा सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे गड़बड़ तो है। मैं कमीशन के साइड रहूँगा क्योंकि कमीशन अपने एंड से सारी वो चीज़ें कर रहा है, जिससे हम इंश्योर करा सकें कि एग्ज़ाम जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे हो रहा है, उसके अंदर यूनिफ़ॉर्मिटी है, वो जस्ट एग्ज़ाम है। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए अलग-अलग तरीके की चीज़ें जो है, वो बनाने लग जाते हैं। हर कुछ टाइम पे आपको दिखेगा, कभी वो प्री के एग्ज़ाम को लेके होगा, कभी मेंस के एग्ज़ाम को लेके होगा। खुद के ऊपर नहीं बात करेंगे कि हमने कैसे वो फेक किया है रिज़ल्ट्स को, हमने कैसे रिज़ल्ट्स खरीदे हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स भी बिकते हैं इस एग्ज़ाम में, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे मैं जो है कमीशन की बातें मानूँगा, यहाँ पे जो क्लियरली लिखा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न में, मैं उस उन बातों को मानूँगा, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बातों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको फ़ॉलो करोगे। इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। किसी एजुकेटर या किसी कोचिंग की फालतू बकवास सुनने से बेहतर है कि आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ लो, मेंस का पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। तो ये कुछ इवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया यूपीएससी इज़ नाउ एबल टू गेट सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड स्कॉलर्स इन द कंट्री टू बी एसोसिएटेड इन दिस इवैल्यूएशन वर्क। तो ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, उसमें कुछ अच्छे टीचर अब मिल चुके हैं कमीशन को और अब उसमें कोई डाउट नहीं है। वो अश्योर करा रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है, वो यूनिफ़ॉर्म होगा। तो ये कुछ आगे और डिटेल्स इन्होंने दी है। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस इन्होंने बताया, एक हॉग डोव इफ़ेक्ट की बात की है इन्होंने और उसमें वही लिबरल और स्ट्रिक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले देखा कि उसको कैसे वो टैकल कर रहे हैं, उसकी थोड़ी और डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी है कि कैसे जो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, वो मीडियोकर आंसर को भी जो है अच्छे मार्क्स दे सकता है, जो लिबरल एग्जामिनर है, जो स्ट्रिक्ट है, वो अच्छे आंसर को भी मीडियोकर मार्क्स दे सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की है इन्होंने। तो जो एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी और एग्जामिनर वेरिएबिलिटी है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश है, ये इन्होंने क्लैरिफ़ाई किया है और इसी प्रोसेस को मॉडरेशन कहा जा रहा है। द क्लासिक मेथड ऑफ मॉडरेशन इज़ एज़ फॉलोज़। तो उसके बाद और कुछ डिटेल है कि पेपर सेटर जो है और सब्जेक्ट नॉर्मली एक्ट्स एज़ द हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर कौन है वो समझ लो, जो पेपर सेटर है उस सब्जेक्ट का, वही जो है हेड एग्जामिनर कंसिडर किया जा रहा है। जनरली ये कहा गया है, नॉर्मली ये कहा गया है, हर सिचुएशन में नहीं होगा कि वही हो, लेकिन हाँ नॉर्मली जो है हेड एग्जामिनर वही होंगे। और ये सेलेक्ट कैसे होंगे? ये लोग वो होंगे जो सीनियर एकेडमिक्स में होंगे, स्कॉलर्स होंगे, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे या फिर जजेस होंगे। ये लोग होंगे जो हेड एग्जामिनर की रोल जो है उसको प्ले करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल एग्जामिनर है, वो आप समझ सकते हो आप कि जो एडिशनल एग्जामिनर है वो प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, मोर देन वन एग्जामिनर इज अपॉइंटेड एंड ईच ऑफ देम इज अलॉटेड अराउंड 300 आंसर स्क्रिप्ट्स फॉर इवैल्यूएशन। 300 आंसर स्क्रिप्ट्स पर इवैल्यूएटर को मिल रही है, पर एग्जामिनर को दी जा रही है। तो मल्टीपल एग्जामिनर जो है वो अलॉट किए जा रहे हैं। ये हेड एग्जामिनर की बात हो रही है, मल्टीपल हेड एग्जामिनर्स आपको देखने को मिल रहा है, वो अपॉइंट हो रहे हैं। और फिर ये यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो सब दिया हुआ है। हेड एग्जामिनर जो है रैंडम सैंपल देंगे, वो करेक्ट किया जाएगा। वो जो हमने प्रोसेस देखा कि कैसे वो रैंडमली किसी भी फिक्शियस नंबर को पिक कर रहे हैं और उस कॉपी को इवैल्यूएट करके सारा जो स्टैंडर्ड है उसको सेट किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है। वो सब होने के बाद जब स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हो जा रहे हैं, हेड एग्जामिनर मे कन्फर्म द अवार्ड्स ऑफ मार्क्स विदाउट एनी चेंज, या फिर अगर लगता है चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब आप खुद से भी कवर कर सकते हो। देखो, हेड एग्जामिनर के ओपिनियन में अगर कोई ऐसा है जो केयरलेस है, जिसने मार्किंग जो है केयरलेसली कर दिया, तो उस केस में वो फिर से कुछ रीवैल्यूएशन कर सकते हैं और वो पूरा जो है प्रोसेस रिपीट किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा हेड एग्जामिनर के ऊपर है वो। इसके बाद है वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज वेरी लार्ज एंड द एग्जामिनर्स आर न्यूमरस, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर वन हेड एग्जामिनर टू असेस द वर्क ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स। तो हेड एग्जामिनर्स के लिए हो सकता है डिफिकल्टी हो, अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, वन मोर लेवल ऑफ एग्जामिनर्स इज इंट्रोड्यूस्ड, एक और लेवल आ जाएगा। वो लेवल क्या होगा, फॉर एवरी 10 or 20 एग्जामिनर्स देयर विल बी अ हेड एग्जामिनर हु चेक्स द रैंडम सैंपल्स एज अबव।
मतलब हेड एग्जामिनर, फिर एडिशनल एग्जामिनर और स्क्रूटनी स्टाफ का तो पार्ट था बीच में वो। इन केस अगर बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आ जाती हैं और हेड एग्जामिनर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक लेवल और आ जाएगा और एवरी 10 या 20 एग्जामिनर्स पे एक और हेड एग्जामिनर हो जाएगा। तो ये जो है चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखो बताया, द अबव प्रोसीजर ऑफ मॉडरेशन वुड ब्रिंग इन कंसिडरेबल यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो क्लियरली इन्होंने कहा है कि ये मॉडरेशन फॉलो किया जा रहा है और इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा जो स्केलिंग का पार्ट है, जो नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर इसके बाद अगर कोई कहे कि मेंस के पेपर में स्केलिंग होती है, तो आप तुरंत जो है उसको नकार दोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ये सारा जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करके थोड़ा आराम से आप लोग भी पढ़ लेना इसको, मैं शेयर कर दूंगा इसका लिंक। और इसको थोड़ा सीरियसली लो, कमीशन की गाइडलाइंस को सीरियसली लो। हर साल अगर एग्जामिनर्स बैठ रहे हैं, हर साल वो डिस्कस कर रहे हैं, हर साल कॉपीज़ को देख के डिसाइड किया जा रहा है कि क्या स्टैंडर्ड रखना है, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अगर 25 में हर कोई पॉइंट के साथ एग्जाम्पल दे रहा है, तो आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कॉपीज़ को समझो। और कहीं न कहीं इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है पूरे चैनल पे, मल्टीपल वीडियोज़ हैं। रफली कुछ 150-200 आंसर कॉपीज़ इवैल्यूएट हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने हर टॉपर की कॉपीज़ को समझने की कोशिश की है और उससे एक आइडिया लगा हमें कि कैसे हम क्लोज़ पहुँच सकते हैं टॉपर्स के। और क्योंकि टॉपर्स नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करके हम अपना कुछ एक स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और जो भी मिसकंसेप्शन था, जो भी मिथ्स थे आपके, वो बस्ट हुए होंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो, तो आप फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हम शेयर करते हैं, तो वो हेल्पफुल हो सकता है। तो इतना इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।